Today's topic of discussion is flow chart on cells of pancreatic islets। तो आज हमने हिस्टोलॉजी और पेनक्रियास को कवर करना है फ्लो चार्ट के जरिए। सबसे पहले आपको पता यह होना चाहिए कि पेनक्रियास में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एंडोक्राइन टिश्यू और एक्सोक्राइन टिश्यू। जो एंडोक्राइन टिश्यू होता है वो पेनक्रियाटिक आइलेट्स के फॉर्म में होता है, जबकि एक्सोक्राइन टिश्यू पेनक्रियाटिक एसिनाई के फॉर्म में होता है। तो आज हमने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पेनक्रियास में डिफरेंस और इसके साथ साथ जो एंडोक्राइन पेनक्रियास जिसको पेनक्रियाटिक आइलेट्स भी बोलते हैं, इसमें जो सेल्स हो गए इनके दरमियान डिफरेंस को भी ड्रा करना है या फिर इनके फ्लो चार्ट को ड्रा करना है। तो फिर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में लेफ्ट साइड के ऊपर सेल टाइप के अल्फा बीटा डेल्टा गैमस या गैमन या तो पीपी सेल्स हो गए। लोकेशन ऑफ द सेल के पेनक्रियाटिक आइलेट्स में ये कहाँ पे होते हैं, इनके परसेंटेज क्या होगी, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगी उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा उसका फंक्शन क्या होगा। तो हमने बेसिकली इन कॉलम को फिल करना है। तो सबसे पहले जो सेल टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है अल्फा सेल। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम अल्फा सेल। जो अल्फा सेल होते हैं नॉर्मली पेनक्रियाटिक आइलेट्स में ये पेरिफेरी पे होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पेरिफेरी ऑफ आइलेट्स। पेरिफेरी ऑफ आइलेट्स। जो अल्फा सेल्स होते हैं इनकी जो परसेंटेज होती है 20%। ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागोन। इसके साथ जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हार्मोन ग्लूकागोन, इसका स्ट्रक्चर और इसका साइज। जिसका स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीपेप्टाइड वैरायटी का होता है, अमाइनो एसिड की चेन होती है, लीनियर चेन। इसका जो साइज होता है तकरीबन हम कह सकते हैं 3500 डाल्टन्स। तो इसका साइज हमें ये देखने को मिलता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन मेनली यही होता है कि ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देना। कैसे बढ़ाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के जरिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के जरिए। इसके साथ ग्लाइकोलाइसिस को रिड्यूस कर देना, कम कर देना ग्लाइकोलाइसिस को, लाइपोलाइसिस को बढ़ा देना। तो ये इसके बेसिकली फंक्शन होते हैं ग्लूकागोन के। इसके बाद जो बीटा सेल है, बीटा सेल को देख लेते हैं। जो बीटा सेल होते हैं ये पेनक्रियाटिक आइलेट के सेंटर में होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सेंट्रल रीजन ऑफ पेनक्रियाटिक आइलेट। ये 70% होते हैं। जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है इंसुलिन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डाइमेरिक फॉर्म में होता है, अल्फा और बीटा चेन का। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डाइमर ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन। इसके साथ साथ हमें डाइसल्फाइड ब्रिज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे SS ब्रिज लिख देते हैं। इसका जो साइज होता है वो 1650 डाल्टन होता है। इसका जो फंक्शन होता है कि ब्लड ग्लूकोज को कम कर देना। कैसे ब्लड ग्लूकोज को कम करना, कि ग्लूकोज की एंट्री को बढ़ा के ग्लाइकोलाइसिस के रेट को बढ़ा के ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करके, बाकी इसके दूसरे फंक्शन होंगे वो हम सेपरेट वीडियो से कवर कर लेंगे। इसके बाद आता है डेल्टा सेल। डेल्टा को मैं यूँ लिख दूँ या फिर इसको यूँ लिख दूँ, डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल अल्फा और बीटा सेल के दरमियान स्कैटर्ड हुए होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्कैटर्ड अमोंग अल्फा एंड बीटा सेल्स। इनकी जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो 5 से लेकर 10% होती है। जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन एक पॉलीपेप्टाइड वैरायटी का हार्मोन होता है। इसका जो साइज होता है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि, जो ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसका जो साइज होता है वो 5700 डाल्टन होता है, जबकि इसका साइज होता है 1650 डाल्टन। सोमैटोस्टैटिन ने करना क्या होता है, इसने पहला काम तो ये करना है कि
दूसरे पेनक्रियाटिक आइलेट के हार्मोन यानी इंसुलिन, ग्लूकागोन, इनकी सिक्रेशन को ब्लॉक कर देना पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ अदर आइलेट हार्मोन। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये ना सिर्फ पेनक्रियाटिक आइलेट के हार्मोन को ब्लॉक करता है, इनकी सिक्रेशन को, इसके साथ साथ ये ग्रोथ हार्मोन की, TSH की और HCl की सिक्रेशन को भी कम कर देता है। तो फिर किसकी सिक्रेशन को कम कर देगा? HCl की सिक्रेशन को, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को और थायरोट्रोपिन की सिक्रेशन को भी ब्लॉक कर देगा। तो ये इनहिबिटरी हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। इसके बाद लास्ट जो पॉपुलेशन आती है सेल की, उसको बोलते हैं PP सेल, जो सबसे ज़्यादा कम होते हैं। ये 1 से लेकर 2% होते हैं। नॉर्मली ये हेड ऑफ पेनक्रियास में होते हैं। हेड ऑफ पेनक्रियास में जो पेनक्रियाटिक आइलेट होता है वहीं पर ये मौजूद होते हैं। जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे उसका नाम होगा पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जिसकी वजह से इनको PP सेल भी बोलते हैं। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसकी जो नेचर होती है वो पॉलीपेप्टाइड वैरायटी की होती है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 4200 डेल्टोन में देखने को मिलता है। इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन ये होगा कि ये गैस्ट्रिक चीफ सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक चीफ सेल को। गैस्ट्रिक चीफ सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट होते हैं। इसके साथ हम कह सकते हैं कि ये बाइल की सिक्रेशन को कम कर देता है। तो एक तरफ से ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ा के गैस्ट्रिक जूस को ज़्यादा करवा रहा है, दूसरी तरफ बाइल के सिक्रेशन को कम कर रहा है। तीसरा हम कह सकते हैं कि ये पेनक्रियाटिक एंजाइम की और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को भी कम कर देता है। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को भी कम करता है। चौथा इसका फंक्शन ये होता है कि इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है उसको भी कम करना। तो इसके बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बता दिए पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड के। तो ये था सेल्स ऑफ पेनक्रियाटिक आइलेट्स। इस पर हमने फ्लो चार्ट हमने बना लिया है। तो फिर अब हमने दूसरा फ्लो चार्ट बनाना है, वो है डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन पेनक्रियास एंड एंडोक्राइन पेनक्रियास। तो फिर इस पर फ्लो चार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सोक्राइन पेनक्रियास और एंडोक्राइन पेनक्रियास। यहाँ पे लिख लेते हैं एंडोक्राइन पेनक्रियास, एक्सोक्राइन पेनक्रियास। तो एंडोक्राइन पेनक्रियास ये टोटल पेनक्रियाटिक टिश्यू का 1 से लेकर 2% होते हैं। तो पहला जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से। ये जो एंडोक्राइन पेनक्रियास है वो टोटल पेनक्रियाटिक टिश्यू का 1 से लेकर 2% होता है, यानी ये रिलेटिवली स्मॉल होते हैं ऑफ टोटल टिश्यू। और जो एक्सोक्राइन पेनक्रियास ये टोटल पेनक्रियाटिक टिश्यू का 98 से लेकर 99% तक हो सकते हैं टोटल टिश्यू। इसके बाद जो एंडोक्राइन पेनक्रियास है वो एक स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है। उस स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ सेल को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल क्लस्टर्स ऑफ cells called islets of Langerhans। जबकि एक्सोक्राइन पेनक्रियास ये एक सीरस एसिनाई के ऊपर मुश्तमिल होता है। कंसिस्ट ऑफ सीरस एसिनाई। सीरस एसिनाई, सीरस का मतलब यहाँ पे एंजाइमिक सिक्रेशन प्रोड्यूस होनी है। एसिनाई का मतलब जो उनका जो सिक्रेटरी पोर्शन होगा वो एसिनार शेप का होगा। और असल में ये सीरस ग्लैंड होते हैं जिनकी वैरायटी कंपाउंड नेचर की होती है और ट्यूबुलो एसिनार की भी हो सकती है। तो ये सीरस ग्लैंड होते हैं जिनका जो कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड का मतलब यहाँ पे जो डक्ट सिस्टम ब्रांच होगा, ट्यूबुलर एसिनार का मतलब यहाँ पे ट्यूब्यूल शेप भी होगा और एसिनार शेप भी होगा। तो ये ट्यूबुलो एसिनार
वैरायटी के होते हैं। अगला डिफरेंस हम देख लेते हैं कि जो एंडोक्राइन पेनक्रियास या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके सेल होते हैं रिलेटिवली लाइटर इन अपीयरेंस होते हैं। तो सेल्स आर लाइटर इन अपीयरेंस। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप पे देखें, और ये जो सेल्स होते हैं रिलेटिवली डार्कर होते हैं क्योंकि डार्कर स्टेन को लेते हैं। तो सेल टेक अप डार्कर स्टेन। नंबर 4, इनका फंक्शन ये होता है कि हार्मोन प्रोड्यूस करना। कौन कौन से हार्मोन? इंसुलिन बीटा सेल से, ग्लूकागॉन अल्फा सेल से, सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल से, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पीपी सेल से। और इनका जो फंक्शन होता है कि वो पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करना। इसमें एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट के भी, प्रोटीन के भी और लिपिड के डाइजेशन के लिए भी होते हैं। तो इनका फंक्शन होगा सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस इनटू डुओडेनम। जो एंडोक्राइन पेनक्रियास टिपिकल एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन के हवाले से इनके पास कोई डक्ट सिस्टम नहीं होगा। ये अपनी सिक्रेशन ब्लड के अंदर डाल देंगे, तो सिक्रेशन पोर करेंगे इनटू ब्लड स्ट्रीम। जबकि ये एक्सोक्राइन है तो उनके पास डक्ट सिस्टम होगा, और इस डक्ट सिस्टम को बोलते हैं हम इंटरलोब्यूलर और इंट्रालोब्यूलर। तो इंट्रालोब्यूलर डक्ट सिस्टम हमें देखने को मिलता है, और इनकी जो सिक्रेशन होती है वो डुओडेनम में जाती होती है, डुओडेनम के सेकेंड पार्ट में। तो ये था फ्लो चार्ट एक्सोक्राइन पेनक्रियास और एंडोक्राइन पेनक्रियास में डिफरेंस का। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है इंसुलिन के ना होने की वजह से, तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। तो बेसिकली बस छोटे से यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस को लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह है। तो यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है क्लिनिकली, वो देख लेते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन हमें ये देखने को मिल सकती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, क्योंकि कीटोन बॉडी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी। इस वजह से क्योंकि जो सॉर्बिटोल होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाता है ये कोमुलेशन की वजह से। रेटिनोपैथी, तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी सॉर्बिटोल की वजह से होती है। इसके साथ हमें पांचवें नंबर पर कार्बुनकल्स। इसके साथ साथ हमें डायबिटिक फुट, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, और 8वां स्ट्रोक्स। जो पहला डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था वो कीटोन बॉडी की वजह से था, जो अगले 2-3 थे वो किसकी वजह से? सॉर्बिटोल की वजह से, और आखिरी के 4 हो गए वो हाइपोग्लाइसेमी की वजह से हो गए। तो यही था इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।